रहा है कि उसके लिए हमें जो है वो जल्दी जो है वो अवेयर होना ये चाहिए। देखिए तलबी अली साहब, हम मुतबातर मीटिंग्स कर रहे हैं। फाइनेंस कमेटी की मीटिंग हुई, रिकमेंडेशन भी करते रहे हैं। अब हम चाह रहे हैं कि असम्बली का मैं कई बार मुतालबा कर चुका। अगर नहीं तो फिर हम अपनी मीटिंग में ये और सजेस्ट करेंगे कि हम क्या जल्दी हम एक और मीटिंग करके क्या कमेटी ने कोई रेजोल्यूशन सॉल्यूशंस की तरफ कहीं बढ़ी है, हम जैसे कि आर्मी या डिफेंस एक्सपेंडिचर हमें बार बार टाइम ले रहे। स्टेट बैंक के गवर्नर ने हमने बिल्कुल सोल्यूशन की तरफ साहब ये जो भी बता दें कि फौज का जीडीपी का कितना हिस्सा है जो उनके बजट में जाता है, ताकि कल्बे बादशाह को ये भी पता है। नहीं, फौज अब देखिए मैं आपको बताऊं, इस वक्त इंडिया पाकिस्तान एक वक्त था $10 अरब फौज का था। मैं आपको डिफेंस का बता रहा हूं, आज से कोई 5-7 साल पहले। अभी $9 अरब हो गया। इंडिया का $40 अरब था तो $60 अरब हो गया। ये फिगर्स हैं जो आप इंटरनेट से भी निकाल सकते हैं। तो दूसरा अभी हम कोशिश कर रहे हैं हर लेवल पे, और भी हमारे एक्सपेंडिचर्स को घटना चाहिए। हम जो हुकूमत के एक्सपेंडिचर्स हैं वो तो हम कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त क्योंकि इमीडिएट मसला तो कंटेनर 1.5-2 महीने से रुके पड़े हैं और एलसी नहीं खुल रही, रॉ मटेरियल ही नहीं आएगा, तो एक बहुत बड़ा बुरान पे जा रहे हैं। कलवेली तीन चीज़ें। एक चीज़ बिजनेस कम्युनिटी को फैसिलिटेट करना, दूसरी चीज़ ये कि अपनी इनकम को बढ़ाना, तीसरी चीज़ ये है कि अपने एक्सपेंडिचर को कम करना। डिसीजन कौन करेगा? सारे पार्लियामेंटेरियन करेंगे। पार्लियामेंटेरियन जब तक टेबल के ऊपर बैठ के सबसे पहले पाकिस्तान का नारा नहीं लगाएंगे, अपनी अगर पॉपुलैरिटी की बात करेंगे कि मुल्क जाए, तो फिर मैं समझता हूँ इसका हल नहीं निकलेगा। आपने सही बात की, एक्सपेंडिचर को किन एक्सपेंडिचर को कट करना है, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ के डिसाइड करें। कैसे इनकम बढ़ानी है, सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो है बिजनेस कम्युनिटी के साथ बैठ के जो है वो डिसाइड करे। कैसे हमें फैसिलिटेट करना है वो भी बैंक्स और इनके साथ बैठ के और उनको फैसिलिटेट करें। जी आप के जो तमाम मुतालबात है अभी, जैसे तीनों अरकान ने जो अभी गुफ्तगू की, उसमें आप मुसलसल हुकूमत से ही मुतालबा कर रहे थे कि वो आपकी नज़र ये आ रहा है कि वज़ीर ख़जाना और प्राइम मिनिस्टर आप इस पूरे मामला को संजीदा नहीं ले रहे हैं। क्या वाकई ऐसी सूरत हाल है? और नंबर 2, क्या अभी जो खतरनाक सूरत हाल आपने बताई कि पाकिस्तान श्रीलंका की तरफ जा रहा है, जैसे वो डिफॉल्ट किया है, अभी MNA साहब ने भी बताया, क्या पाकिस्तान में मुआशी इमरजेंसी लगने जा रही है? इस वक्त हालात जो मैं आपको बताऊं, कोशिश पूरी हो रही है। मैं आपको इसलिए कि आज फैक्चुअल पोजीशन भी तो हम एक दूसरे के साथ कहें ना। हालात जो है बड़ी ही तेज़ी से, मैंने आज 7 महीने पहले ये बात की थी कि जब तक हम आपस में चार्टर ऑफ इकानमी सब पार्टियों को मामला है, सब पार्टियों को सोचना है। मुल्क जो है वो तकलीफ में जा रहा है, और ये फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो बात कर रहे हैं, ऑलरेडी हालात पैदा हो चुके हैं। आप कह रहे हैं लगने जा रही है। इस वक्त जब आपकी एलसीडी नहीं खुल रही, जब आपके पास कंटेनर जो माल आ चुका है और रिलीज नहीं हो रहे, जब आपके रॉ मटेरियल की प्राइसेस एक एक दिन में 20% 25% बढ़ रही हैं, जब आपके रेट यूनिफॉर्म नहीं है, एक रेट में और दूसरे रेट में फ़र्क है, जब आप IMF अभी आपसे तैयार नहीं है बातचीत करने में। देखिए मैं आपको सही बताऊं कि डार साहब को मैं कितने दिनों से कह रहा हूं हमारे पास हल है बिजनेस कम्युनिटी से मिल के, क्योंकि मेरा बड़ा इंटरेक्शन है। मैं आज से कोई 34 साल पहले 1980 में कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की जो कस्टम कमेटी है उसका चेयरमैन था, तो 43 साल की बात कर रहा हूँ। ये नहीं लेकिन डार साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं। मैं को डार साहब को तनकीद नहीं कर रहा। मैं समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने पहले भी 1998 में बड़े बोल्ड फैसले किए। ये मैं उनको गुजारिश कर रहा हूँ कि बोल्ड फैसले करने का वक़्त है। मियाँ नवाज शरीफ साहब को, आसिफ जरदारी साहब को, बिलावल भुट्टो साहब को, और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को, असाक डार साहब को, ये इस वक्त लेट नहीं हम कर सकते इन फैसलों को, क्योंकि एक एक दिन भारी गुजर रहा है और हमें वहाँ जवाब देना पड़ रहा है। जो बिजनेस वाले बहुत अनरेस्ट है वहाँ पे। जी शेख साहब, मेरा क्वेश्चन सर ये है कि जितने हालात खराब हैं, जिस कदर हालात खराब हो चुके हैं, फाइनेंस कमेटी कई दफ़ा रिकमेंडेशन अपनी दे चुकी है कि हुकूमत जो है इक़दाम करे, लेकिन गवर्नमेंट जो है और वज़ीर ख़जाना खास तौर पर IMF के हवाले से, जो IMF का प्रोग्राम मुअत्तल है, उस हवाले से कोई डिसीजन नहीं लिए हैं। और ना ही क्या ये एक तो ये क्या वो सियासी फैसलों से और इसके मज़मरात से डरते हैं कि आने वाले दिनों में इलेक्शन में इसके जो वो डिसीजन लेंगे उसके असरात होंगे। और दूसरा, क्योंकि आप
फाइनेंस कमेटी के चेयरमैन भी हैं, रमेश कुमार साहब MNA हैं, आप एक ये भी फाइनेंस कमेटी मेंबर है। मेंबर भी हैं, आप पार्लियामेंट में एक रेजोल्यूशन लेकर क्यों नहीं आते कि गवर्नमेंट ऑफ वज़ीरिस्तान फौरी तौर पर एक्शन लें और IMF के साथ प्रोग्राम बहाल करने के लिए फौरी स्टेप लें? और महंगाई होती है, ये जो होता है अभी तो कम होगी, डिफॉल्ट का जो मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है, श्रीलंका के रास्ते पर चल रहा है, उससे तो कम होगी। आप एक रेजोल्यूशन लेकर क्यों नहीं आते हैं जी, पार्लियामेंट में? ये इसीलिए मैं मुतालबा कर रहा हूँ कि थ्रेड बेयर डिस्कस करें असेंबली में, और हम ज़रूर रिपोजिशन अगर ना असेंबली का इजलास इकनॉमिक मैटर पे हो तो हम अपनी स्टैंडिंग कमेटी में ये बात रखेंगे कि हम रिपोजिशन करें नेशनल असेंबली की। क्यों जी, आप मेरे से एग्री करते हैं? पॉलिसी नाकाम हो गई है। शेख साहब- आपने मिफ्ता इस्माइल साहब के बारे में पहले जुमले कहे थे कि मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसी ठीक नहीं है। अब इसाक डार साहब को जो लाया गया है, आप ये कह रहे हैं बरमला कि उनकी पॉलिसीज नाकाम हो गई हैं, जो डॉलर भी कंट्रोल नहीं हो रहा, IMF के साथ भी मुआहदे नहीं हो रहे, तो फिर इसाक डार साहब को लाने का फायदा क्या हुआ? और अगर ये चार्ज आपको दे दिया जाए तो आपके पास क्या पॉलिसी होगी? देखिए, मैंने खुल के कहा था उस वक़्त के एक डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल नहीं, एक डॉक्टरों का बोर्ड बिठाइए। मैंने तो उसका मतलब ये था कि चार्टर ऑफ अकाउंट, देखिए कोई एक बंदा, ये मसाइल इतने गंभीर हैं, इस वक्त हमने ज़्यादा से ज़्यादा सलाह मशवरा करना है। डार साहब आए, उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन हालात उनके काबू में नहीं आए तो ये हालात हो गए ना। उन्होंने कहा कि डॉलर जो है हम कम करेंगे, 200 कर देंगे, लेकिन डॉलर तो 260 हो गया है। ये देखिए डार साहब हर जगह IMF से, लेकिन क्योंकि पहले हुआ क्या कि असद उमर साहब ने भी शुरू में IMF से समझौता नहीं किया, डिले की। उसके बाद इन्होंने जब हुकूमत छोड़ी है तो IMF से जो बातें की उसको कमिटमेंट को ऑनर नहीं किया। वहाँ पे वो पेट्रोलियम लेवी इन्होंने लगाई शौकत तरीन साहब ने, और छोड़ दी हुकूमत और रेट कम कर दिया। हम देखिए मुश्किल से खेले नहीं, हम ये 24 करोड़ लोगों का मामला है, ये चंद लोगों का मामला नहीं है। मेरे से जो हो सकता है मैं तो आपके सामने, और जो जिस तरह की हम अपनी फाइनेंस कमेटी में इसके बाद और डिस्कस थ्रेड बेयर डिस्कस करेंगे। देखिए इस वक्त कामयाबी से मुराद ये है कि अभी भी हल है, और स्टेक होल्डर के साथ मिल के डिस्कस करके मशवरा करके हल है। ये नहीं है कि हमारे पास हल नहीं है, मुश्किलात हैं, महंगाई रुक नहीं सकती किसी दोनों। और वो सही आपने कहा कि जो कोई भी हुकूमत डर रही है कि कोई अगर इस किस्म के ड्रास्टिक स्टेप लेंगे तो उनकी कोई पॉपुलैरिटी में फ़र्क हो सकता है। लेकिन पहले भी 1998 में मियाँ नवाज शरीफ साहब ने और इसाक डार साहब ने इस चीज़ का फेस किया है। इसको जब हमने हमारे बम का धमाका किया था तो फेस किया था। मैं यही कह रहा हूँ कि टाइम हमारे पास नहीं है, वो आके ज़्यादातर स्टेक होल्डर से डिस्कस करें, और मामलात को शायद उनके समझ होगी, लेकिन और ज़्यादा समझने की कोशिश करें जो हम समझ के आए हैं। हमने ही मीटिंग की है, बहुत थ्रेड बेयर मीटिंग्स की हैं। 2 दिन में हमने 6 मीटिंग्स की हैं, कस्टम हाउस से भी, इनकम टैक्स से भी, हमने जाके KPT से भी मीटिंग की है, और फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी की है, हमने कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी की है, और आज हम आपस में बैठे हैं स्टैंडिंग कमेटी के, और इसकी भी जल्दी फर्दर मीटिंग करते हैं। तो जी सर, जी सर। कि आपने कहा कि 23 इयर्स हो चुके हैं आपको भी सियासत में, शायद इन्होंने कहा, और आप भी 97 से हैं। मुझे तो 30 साल हो गया सियासत। सर 97 में आपने पहला, हाँ, मैं 93 में लड़ा था, मैं इलेक्शन जीता नहीं, 97 में जीता जी। आपने फरमाया है कि ताजरों को बड़ी मुश्किलात हैं, बैंक्स ने जो फ्रॉड किए हैं 9 माह में आपने उनके खिलाफ कोई डिसीजन नहीं किया जो उन्होंने फ्रॉड किए हैं। नंबर 3, अभी MNA साहब फरमा रहे थे कि भारत और अफगानिस्तान से हमें कोई ख़तरा नहीं है, वो हमें नहीं करना चाहते, मईशत में तबाह। क्या MNA साहब ये बताएंगे कि अफगानिस्तान से जो अटैक्स हो रहे हैं उनमें अफगानिस्तान के अलावा कौन मुलव्वस है? हमीश कुमार साहब बताते हैं, मैं सिर्फ हमीश कुमार साहब को देता हूँ। मैं सिर्फ एक लफ्ज़ कहना चाहता हूँ कि ताजरों को और वो बिजनेस में ही, हम सबसे ज़्यादा तो इस वक्त आम आदमी को तकलीफ है। हम ये जो कोशिश कर रहे हैं आम आदमी के लिए। जी रमेश कुमार साहब। मैंने कहा है कि आप खतरे की बात नहीं है, मैंने कहा हमें डीस्टेबलाइज करके, मैंने स्पेशली भारत की बात की है कि भारत का मुकाबला इस वक्त चाइना के साथ है, और चाइना जो है, अगर पाकिस्तान डीस्टेबलाइज होता है तो पाकिस्तान के अंदर चाइना का रोल बढ़ जाता है। हमें
तो इस वजह से वो कभी उनको सूट नहीं करता। हमें ईस्ट और वेस्ट बॉर्डर से ज़्यादा हमें इंटरनल इश्यूज़ को देखना चाहिए। हमने जो कुछ यहाँ पे खोया है हमारी इंटरनल नेग्लिजेंसी और ये अफ़गानिस्तान के रेफ्यूजीज़ की वगैरह से खोया है हमने। ये उसी इश्यूज़ की जो हमने जो पलंदा हमने अपने सर पे रखा था वो सारा वो इशू है। ये इसमें तो कोई शक ही नहीं है। अभी भी बाढ़ तोड़ दी, अभी भी हर चीज़ जा रही है, मगर हमें इंटरनली अपने आप को ठीक करना चाहिए। अगर हम इंटरनली, मैंने जब खान साहब के साथ में आया, मैं पहले जब मियाँ साहब के साथ था, मैंने मियाँ साहब को भी कहा था कि पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं। पाकिस्तान के लिए, या जैसे नरसिम्हा राव ने डिसीजन लिए थे, $1 बिलियन था इंडिया में, मगर उसने ऐसे डिसीजन लिए कि मैं पॉपुलरिटी ख़त्म हो जाए, वो आज $1 बिलियन वाला मुल्क $600 बिलियन का मालिक बन गया है। आज हर महीने के अंदर $10 बिलियन वहाँ पे प्लस हो रहे हैं। तो हमें अपनी, ठीक है वो बड़ी इकोनॉमी है, मगर हमें कम से कम वही देखना चाहिए कि हम $2-3 बिलियन प्लस में जाएं, नेगेटिव में नहीं जाएं। हम अपनी एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाएं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट को कैसे सपोर्ट करें। हमारा फोकस उन चीज़ों के ऊपर नहीं होता है। हम हमेशा, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने चपकलिश में फंसी हुई होती हैं। उसका हल क्या था? मैंने कहा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से 2 चीज़ों को आप एक कंटिन्यू मोड में डाल दें। एक इकोनॉमी, दूसरी फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी जब तक हमारी बेहतर नहीं होगी तब तक हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकेंगे। और उसके लिए मैंने कहा था कि जो रिटायर्ड लोग, जो काबिल लोग, जो अच्छा एम्बेसडर रहा हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उसका ताल्लुक हो, कोई अच्छा ब्यूरोक्रेट रहा हो, जो अच्छा बिजनेसमैन रहा हो, अच्छा FBR का ऑफिसर रहा हो, उनका एक कंसोर्शियम बनाए। 11 लोगों का बोर्ड हो आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिए, 11 लोगों का आपका बोर्ड हो आपकी इकोनॉमिकल पॉलिसी के लिए। उसके अंदर हमारी भली इस्टेब्लिशमेंट भी हो, मगर वो डिसीजन आपके जो होंगे वो डिसीजन आपके चलते रहेंगे। पाकिस्तान की एक पॉलिसी होगी तो IMF आपसे ये नहीं पूछेगा कि आपकी गवर्नमेंट आज 3 महीने 6 महीने मैं आपके साथ एग्रीमेंट करूं, आप जा तो नहीं रहे हो, क्योंकि उनको पता होगा कि यहाँ पे जो सिस्टम है वो इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी के हवाले से वो एक इंडिपेंडेंट ऑटोनोमस एक सिस्टम बना हुआ है। इस वजह से पॉलिटिकल सिस्टम को उन चीज़ों से दूर करें। अगर पॉलिटिकल चीज़ों को आप वो डालें, आप उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर, उनकी एक्टिविटी के ऊपर, उनके एथिक्स के ऊपर और उनकी करप्शन के ऊपर, कि अवाम उनमें से चूंडे। जी सर, जी बात। एक मिनट मैं आपकी बात सुनता हूँ। ये थोड़ा सा एम्फोसिस इस बात पे रखिए। हम कोई बिजनेसमैन को जो ये कह रहे हैं या इंडस्ट्री को, इसलिए नहीं कि उनको मफाद को, हम ये देख रहे हैं कि इसकी वजह से महंगाई हो रही है, इसकी वजह से बेरोज़गारी हो रही है, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और आम, सबसे ज़्यादा हमें जो फ़िक्र है वो ये आम आदमी का फ़िक्र है जो कुछ होने वाला है। मैं आपको वो आगाह कर रहा हूँ कि इन हालात की वजह से आम हमारे पाकिस्तानी, जो महंगाई होगी और जो बेरोज़गारी होगी, जो लॉलेसनेस होगी, इससे हर बंदा इफेक्ट होगा। और हम सबको मिल के, क्योंकि ये बाज़ पार्टियाँ जो है वो इस पर तवज्जो नहीं कर रही, वो ये चार्टर ऑफ इकानमी की भी बात नहीं कर रही और मिल के बैठने को भी तैयार नहीं है। तो अगर मिल के नहीं बैठा जाएगा तो इस मुल्क का बहुत मुश्किलात हो जाएंगी। जी आप सवाल करें। साहब, आपने अभी जिस तरह जिक्र किया बिजनेस कम्युनिटी का, आपने दर्द महसूस किया, अच्छी बात है, मगर उसके साथ आप एक और तबका भी है जिनकी आप 16 दिसंबर को आपसे उनसे मीटिंग भी हुई थी, जो नेशनल बैंक के पेंशनर्स, जिनके हवाले से आपसे मुलाकात की थी। आप ये देखें कि 2010 से 2023 तक उनको बजटरी जो इंक्रीज है वो नहीं मिल सकी, सिवाय 1 साल के 2017 में आपने उनको लेके दी। अब वो जो तबका है जिसमें से आधे पेंशनर बहुत हो चुके हैं और आधे इस इंतजार में कि आप कोई उनके लिए कोई अच्छा कोई काम करें। इस मामले को नेशनल बैंक की मीटिंग में हमने उठाया है और मैंने उनको बोला है कि हम अगली मीटिंग में भी हमें जवाब दें। इस मामले को हम पूरा टेकअप कर रहे हैं और बिल्कुल जेन्युइन मामला है। मैं आपसे एग्री करता हूँ। ये जो पेंशन इतने अरसे से रोकी हुई है। जी जी, मुझे ये बताएं, आप बिजनेसमैन जो कराची में हमसे मिले हैं, मुझे मालियत बताएं कि कितनी मालियत के कंटेनर्स इस टाइम स्टॉक है। चूंकि उसकी वजह मैं क्यों पूछ रहा हूँ, अगर फर्ज करें कि 3 से 5 बिलियन डॉलर्स के कंटेनर स्टॉक है, तो अगर सऊदी अरब से या UAE से पैसे आ भी जाएं,
तो ये तो हमारा मसला नहीं हल होगा, ये तो एक दिन या 2 दिन के में सारे उड़ जाएंगे। एग्जैक्टली। हल क्या है इसका, क्योंकि उनकी मालियत कितनी है? क्योंकि उनकी मालियत एग्जैक्ट तो अभी तक किसी ने नहीं बताई। काफ़ी हज़ारों कंटेनर रुके पड़े हैं और ये प्रॉब्लम जो है ना, जो एलसी खुली हुई है उसका नहीं है। जो बैंकों ने एलसी खोल दिए हैं वो तो जिम्मेदार बैंक है और बैंक उसकी पेमेंट कर रहा है। जो लोगों ने डीपी पे यानी और कॉन्ट्रैक्ट पे माल अपने तौर पे मंगा लिए हैं जिसमें बैंक की जिम्मेदारी नहीं है, वो कंटेनर वहाँ आए हुए हैं। अब उस पर डिटेंशन पड़ रहा है मेन चीज़ तो, और वो बहुत है ह्यूज डिटेंशन है और वो डॉलर में लगता है। आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मसले का इसीलिए तो देर लग रही है। अगर ये इतना सिर्फ सिंपल होता कि फौरी तौर पे, क्योंकि नुकसान हो रहा है और पाकिस्तानियों को हो रहा है, लोगों का नुकसान हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है। देखें रेमिटेंस जो है ना, हमारी रेमिटेंस और इनफ्लो ऑफ द एक्सपोर्ट वो हमारा है $5 बिलियन पर मंथ। ठीक है, जो रेमिटेंस और जो और एक्सपोर्ट के जो पैसे आ रहे हैं, और जो इंपोर्ट के हमें पैसे इतनी रेस्ट्रिक्शन के बाद जो अभी हम दे रहे हैं वो भी है $5 बिलियन। उसके अलावा हमारी रीपेमेंट है वो भी 1 बिलियन के ऊपर जा रही है। आप देखें कि आपका हर महीने आपका 1-1.5 बिलियन जो है वो रिजर्व में से आपकी रीपेमेंट में से माइनस होता जा रहा है। 3 सालों में ऐसे हमारी $70 बिलियन जो हमारी रीपेमेंट्स हैं वो हमें, मैं समझने से जो है ना वो चीज़ें बहुत अगर सोचते हैं तो नींद नहीं आएगी। उसके लिए हल कैसे निकलेगा? हल ऐसे निकलेगा कि जो यहाँ पे बिजनेसमैन है ना, आप बहुत ज़्यादा तरीके पड़े हैं, मगर जब हम पब्लिक अकाउंट कमेटी के अंदर बैठते हैं, जो मिसमैनेजमेंट देखते हैं, आज की मैं बात बताऊं, आज साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मिनिस्ट्री की थी। एक मतलब होता है 40-40 करोड़ कॉन्ट्रैक्टरों को ऐसे दे देते हैं, कंसल्टेंटों को, उनको कोई लिमिट ही नहीं है। आप पाकिस्तान के अंदर आपको एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम की ज़रूरत है। आपको कम से कम ये पॉलिटिकल विन गेन लूज इससे आपको हटने की ज़रूरत है। एक सिस्टम आना चाहिए, एक जो मैसा की जमहूरियत हुआ था, मगर उसके बाद फिर हम रास्ते से हट गए कि भाई ठीक है 5 साल वो रहा है, 5 साल उसका। मगर मैं समझता हूँ करप्शन हर अदवार में, मैं तो हर अदवार में रहा हूँ, करप्शन भी आपको हर टाइम पे आपको टॉप पे मिलेगी। ठीक है, आप मिसमैनेजमेंट आपको हर वक्त मिलेगी। कोई बंदा मुझे पाकिस्तान के साथ सिंसियर जो एक नज़र आए, जो कहे कि यार मैं आज यहाँ पे कंटेनर रुके हुए हैं, लोगों के ऊपर 7-7 करोड़ पे जो है डैमरेज बढ़ रहे हैं, और वो कल कोर्ट में चले जाएंगे कि भाई हमारे बैंक में ये पैसे पड़े थे, ये डॉलर का रेट था, कैसे उनको जो है वो आप मैनेज करोगे। मतलब हर चीज़ आप उसको जो है लीगलिटी में जो आप डाल रहे हैं, मगर लोगों को फिर भी नींद आ रही है। कहने के मुताबिक टीवी के ऊपर आ जाते हैं और कहते हैं कि नहीं सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक नहीं है, मगर उसके लिए हमें बैठना चाहिए। मगर हम बहुत ज़्यादा ये बताएं कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात और डिबेट हो रही करते थे, आपके ज़हन में कॉन्सेप्ट क्या है चार्टर ऑफ इकोनॉमी में, क्या होना क्या चाहिए? चार्टर इकानमी में देखिए 2-3 चीज़ें बड़ी अहम चीज़